जी, तो इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं जी, इधर से ही पीडीसीए साइकिल हम पढ़ रहे थे। तो यस सर, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। काइंडली अपने माइक म्यूट कर दें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ अपने माइक बस म्यूट कर दें। रिकॉर्डिंग्स भी हैं, बाद में इंशाल्लाह हम रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर देंगे, लेकिन बेहतर है अगर आप माइक म्यूट कर देंगे तो कोई बंदा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो पीडीसीए साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने आपको बताया कि एक बैकबोन है। कोई भी हम मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं, चाहे वो क्वालिटी के हवाले से हो, एनवायरनमेंट हो, एनर्जी हो, सेफ्टी हो, तो पीडीसीए साइकिल का एक बड़ा मेजर रूल है। इसको एक वन गो में हम रिवाइज करते हैं कि हमने डिस्कस किया कि एक सिनेरियो या एक प्रॉब्लम हमारी साइट पे अकर हुआ, उसके अगेंस्ट हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। वजह क्या थी? एक बंदा ट्रेंड नहीं था, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट नहीं हुई थी, टीबीटी नहीं हुई थी, उसके अगेंस्ट हमने क्या किया कि पॉसिबल सोल्यूशन दिए। तो ये सारा इधर तक हम प्लानिंग फेज में थे, पीडीसीए साइकिल के पी में थे। अब जब हमने पॉसिबल सोल्यूशन निकाल लिए तो उन सॉल्यूशंस को हमने अपनी जब वर्क प्लेस पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, तो हम डू फेज में आ गए पीडीएस पीडीसीए साइकिल की। और देन फिर जब हमने उस सिस्टम को जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है, जाहिर बात है हमने उसकी इफेक्टिवनेस चेक करनी है। हमने देखना है कि आइधर वो सिस्टम जो है एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है, या जो हमारे इंटेंडेड पर्पस थे या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो से अचीव हो भी रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमने चेक के फेज में हम आ गए, हमने ऑडिट किए, इंस्पेक्शंस की, इंटरनल ऑडिट की, एक्सटर्नल ऑडिट्स किए। अगर तो चीज़ इफेक्टिवली इंप्लीमेंट थी तो वो हमारी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गई। अगर इन केस वो इम्प्लीमेंट नहीं थी, तो हमने क्या किया कि हम वापस अपने सिस्टम को हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि अ, ये चीज़ इसमें क्या प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम को जो हमने आइडेंटिफाई किया या उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले, कहाँ पे हम यानी हमसे मिस्टेक हुई है, तो हम उसको रिव्यू करेंगे चीज़ों को। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैनेजमेंट सिस्टम के 5 पिलर्स हैं। कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इन्हीं 5 पिलर्स पे खड़ा हुआ होता है। और ये भी बेसिकली पीडीसीए साइकिल के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले पॉलिसी, हम कोई भी कमिटमेंट करते हैं, पॉलिसी बेसिकली एक कमिटमेंट है। अब वो हेल्थ एंड सेफ्टी की भी हो सकती है, वो क्वालिटी की भी हो सकती है, वो एनवायरनमेंट की भी हो सकती है। हमने एक अपनी कमिटमेंट शो की कि हमें अपने सिस्टम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी वर्क प्लेस को यहाँ पे लेके जाना है। उसके लिए जारी बात है हमें प्लानिंग चाहिए, हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग के बाद जारी बात है हम उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देंगे, जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस की है। पॉसिबल सॉल्यूशंस जब निकल आएंगे तो उन सॉल्यूशंस को हम अपनी वर्क प्लेस पे इंप्लीमेंट करेंगे। अब हम डू फेज में आ जाएंगे। जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो सिस्टम को चेक करने के लिए हम ऑडिट्स करेंगे। ऑडिट्स जब हम कर लेंगे तो उस पर हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। हम देखेंगे कहाँ पे हम गलत हैं, कहाँ पे हम सही हैं। देन फिर कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए हम मैनेजमेंट रिव्यू भी करते रहेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि हम एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें यहीं पे खड़े नहीं रहना है, हमें उसको फर्दर इम्प्रूव करते रहना है, करते रहना है। स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए आपके सिस्टम में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सिस्टम एक स्टेगनेट हो, एक जगह पे खड़ा हुआ हो और बस वो वहीं पे खड़ा हुआ है। वो कंटिन्यूअली इम्प्रूव भी करना चाहिए, उसमें डे बाय डे जो मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। आपने देखा होगा पहले 45,001 आया तो उसके साथ 2015 लिखा होता था, यानी 2015 में वो आया स्टैंडर्ड। फिर जूं जूं स्टैंडर्ड्स में कुछ नई मॉडिफिकेशंस आई, एक्सपर्ट्स ने अपनी नई राय दी, नई चीजें ऐड की, तो अभी 2018 में एक नया वर्जन आ गया। अभी हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी एक नया वर्जन आने वाला है जिसमें फिर माइनर चेंजेस होंगी। तो स्टैंडर्ड्स खुद भी इटसेल्फ भी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट पे कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं। तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम के 5 पिलर्स हैं। कहीं पे भी कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो पॉलिसी, प्लान, इम्प्लीमेंटेशन, करेक्टिव एक्शन और मैनेजमेंट रिव्यू पे ही खड़ा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं जी 45,001 की, जिसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली 45,001 हमें हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से गाइडलाइन देता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम किस तरह, एक स्टैंडर्ड सिस्टम हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करना है। और चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी को अपने एक स्टैंडर्ड लेवल पे लेके आना चाहती हैं, इसलिए वो आईएसओ की कंप्लायंस को इंश्योर करती हैं कि जो कुछ आईएसओ कह रहा है हमें उसी के मुताबिक चलना है। तो ये 45,001 जो है बेसिकली उसके कुछ रीजंस हैं कि क्यों हम
45,001 को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे। वो कहता है जी, द रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कैन टू एश्योर मिनिमल हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ एडिक्वेट HSE कल्चर। देखें, हम अपने वर्क प्लेस पे चाहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंसिडेंट्स कम हो जाएं, हमारे जो कल्चर है वो एक बड़ा अच्छा एडिक्वेट कल्चर हो। एडिक्वेट कल्चर से मुराद ये है कि जो डिमांड है उस जगह की, उस वर्क प्लेस की, वो अकॉर्डिंगली ही कल्चर हम डेवलप कर लें। इसी तरह वो कहता है, एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव द इंटेंडेड आउटकम ऑफ इट्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम विच प्रोवाइड वैल्यू फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्टेड पार्टीज। वो कहता है जी कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है उससे हम अपने इंटेंडेड आउटकम हासिल करते हैं। यानी कि आउटकम क्या हो सकते हैं? एक प्रोडक्ट हमने प्रोडक्शन करनी है, लेकिन सेफली हमने प्रोड्यूस करनी है। ऐसा नहीं है कि उस प्रोडक्ट में किसी का खून हो। तो हम अपने इंटेंडेड आउटकम इससे सॉरी। हासिल करते हैं। प्लस इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी होती हैं? आपके बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग एसोसिएटेड होते हैं वो सारे आपके इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो आपका एम्प्लाई, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका एम्प्लाई आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है, वो डायरेक्टली आपसे रिलेटेड है। अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं, तो अगर आप अपने प्लांट से बाहर निकल जाए तो वहां पे पब्लिक लेबर ऑफिस है, तो वो इनडायरेक्टली आपसे रिलेटेड जरूर है। तो ये सारे आपके पब्लिक ऑफिस हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके एम्प्लॉयज हो गए, आपके स्टेक होल्डर्स हो गए, ये सारे आपके इंटरेस्टेड पार्टीज होंगे। तो हम उनकी सेफ्टी को भी बेसिकली इंश्योर कर रहे होते हैं सिस्टम से। फिर वो कहता है, ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है टुवर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करते हैं, हैजर्ड्स को एलिमिनेट करते हैं अपनी रिस्क पे, और जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड रिस्क है उनको मिनिमाइज करते हैं। और फिर कहता है, हम अपॉर्चुनिटीज का भी एडवांटेज लेते हैं। देखिए, हर रिस्क के साथ उसकी अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड होती है। यानी एक वर्क एट हाइट है, वहां पे एक रेलिंग मिसिंग थी, तो अब जब आपने उस हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया तो वो एक रिस्क है, यानी वहां से एक फॉलिंग रिस्क है, एक बंदा गिर सकता है। अब उसके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है, यानी कि आप उस हैजर्ड ने बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की है कि आप एडवाइस करेंगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट को कि आपने ये रेलिंग लगानी है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई। अगर कोई बंदा उस ओपन एज पे काम कर रहा था तो आप उसको ट्रेन करेंगे, तो ट्रेनिंग इटसेल्फ एक अपॉर्चुनिटी है। तो हर रिस्क के साथ अपॉर्चुनिटी एसोसिएटेड होती है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि जी हमें रिस्क भी आइडेंटिफाई करने हैं और उसके साथ साथ उसकी अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई करनी है। अब हम इस स्टैंडर्ड को बाकायदा तौर पे शुरू करते हैं जी, कि स्टैंडर्ड है क्या और ये कहता क्या है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, आपने इसको जर्नली समझने की कोशिश करनी है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है। जो चीज़ आपको समझ ना आए, आप उसमें वापस मुझसे पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलता जाता है मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। कोशिश मेरी होती है कि सब लोगों को मैं रिस्पॉन्ड करूँ टाइमली। तो इंशाल्लाह इस पे मैं रिस्पॉन्ड भी करता जाऊंगा और कोशिश करूंगा। अब जब हम इस 45,001 को समझेंगे, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट है वो भी एज ए विटनेस साथ दिखाऊं, सबूत के तौर पे दिखाऊं कि ये मैनेजमेंट सिस्टम प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। ये तो बुकिश चीजें हैं जो ये हमें बता रहा है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा वो सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने डेवलप किए अपनी पिछली ऑर्गेनाइजेशंस में या यहाँ पे, अभी जिधर मैं क्वाड सेवन में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता जाऊं, साथ साथ शेयर करता जाऊं, ताकि आपको एक कम से कम एक क्लू मिल जाए कि यार अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड बात कर रहा है ये प्रैक्टिकली ऐसे इम्प्लीमेंट होगा वर्क प्लेस पे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड जो है वो अपना स्कोप बताता है कि उसकी बाउंड्रीज क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी वो किधर किधर अप्लाई होता है। अच्छा, अब ये स्टैंडर्ड का फर्स्ट क्ला है जिसे हम कहते हैं स्कोप। स्कोप कहता है कि जी द स्कोप टेल्स द बाउंड्रीज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ योर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम वेयर इट अप्लाइज टू whom फॉर विच एक्टिविटीज। वो कहता है कि जी ये स्टैंडर्ड आपकी बाउंड्रीज या लिमिटेशंस आपको बताता है कि आपकी क्या बाउंड्रीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, आपकी वर्क प्लेस पे कौन सी एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी साइट क्या है, लोकेशन क्या है, आपके वर्कर्स कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, आपके हैजर्ड
और रिस्क क्या है वर्क प्लेस पे। यानी एक स्कोप एक वाइडर टर्म है जो कि आपकी कंप्लीट बाउंड्रीज को डिफाइन करेगा। अच्छा, अब ये जो स्कोप डिफाइन कर रहा है ये अपने इसी ISO 45001 का स्कोप डिफाइन कर रहा है। अगर आप स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे, मैंने शेयर कर दिया था, तो वो अपने स्टैंडर्ड का स्कोप बयान कर रहा है कि ये स्कोप किसी भी वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आप कोहाट सीमेंट में जॉब करते हैं, तो आप जब अपना मैनुअल बनाएंगे, अपना HSC प्लान बनाएंगे, तो आप जब स्कोप बनाएंगे तो आप अपना स्कोप उसमें डिफाइन करेंगे। कोई भी आप प्रोसीजर बनाते हैं तो सबसे पहले आप उस प्रोसीजर का, उस मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप बताते हैं कि जी हम एक मैनुअल बनाने जा रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनुअल हम बना रहे हैं। इस मैनुअल का स्कोप ये है कि ये क्वाड सीमेंट पे अप्लाई होगा, ये हमारे सेल्स ऑफिस पे अप्लाई होगा, ये हमारे खुशाब प्लांट पे अप्लाई होगा, ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये उन पे अप्लाई होगा, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स पे अप्लाई होगा। तो हम अपना स्कोप डिफाइन करते हैं। आई होप सो यहां तक आपको समझ आया होगा। अभी मैं आपसे अपना मैनुअल शेयर कर रहा हूं। ये हमारा इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि कोहाट सीमेंट कंपनी का है। कोहाट सीमेंट कंपनी ये मैनुअल प्रिपेयर्ड बाय अयतुल्ला खान है, सैयद मोहम्मद अली मेरा है लीड HSC। हमने प्रिपेयर किया है कंट्रोल डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट इसकी, ये किस किस के पास इसकी मास्टर कॉपी मौजूद है इस डॉक्यूमेंट की। फिर अमेंडमेंट शीट इसके ऊपर हमने लगाई है कि हम इसमें जब जब अमेंडमेंट करेंगे, अमेंड करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, तो हम नोट करते रहेंगे। बेसिकली ये IMS है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम है। हम पढ़ रहे हैं 45,001। लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया कि QMS, IMS, सॉरी EMS और HSMS ये तीनों एक ही हैं, इनके क्लास सेम है। तो अब जो लेटेस्ट प्रैक्टिस है दुनिया में, अब अलग अलग सिस्टम्स बनाने के बजाय ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, उन्होंने देखा कि जब इनके क्लास सेम है तो वाई नॉट हम इनको इंटीग्रेट कर दें। और जितनी भी सर्टिफिकेशन बॉडीज थी उन्होंने भी कहा कि आप इंटीग्रेट करें, हम आपको एक ही सर्टिफिकेट देते हैं IMS का, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम का। तो अब हमने अपने सिस्टम को IMS में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखें ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद स्कोप आ गया। अब देखें स्टैंडर्ड ने अपना स्कोप बताया कि जी ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा उन ऑर्गेनाइजेशन पे जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करते हैं। अब जब मैंने अपना मैनुअल डेवलप किया तो मैंने स्टैंडर्ड को माइंड में रखा। अब जब मैंने स्टैंडर्ड को माइंड में रखा तो मैंने कहा यार स्टैंडर्ड तो कहता है कि जी आपके स्कोप में आपकी बाउंड्रीज, आपकी लिमिटेशंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये किस किस पे अप्लाई हो रहा है। तो देखिए मैं कहता हूँ द क्वालिटी हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल, चूंकि ये IMS है तो देखिए इसमें तीनों चीजों का जिक्र है, क्वालिटी हेल्थ एंड। अगर ये आपने सिर्फ एनवायरनमेंट का डेवलप करना है तो आप कहेंगे द एनवायरमेंटल मैनुअल अप्लाई टू। अगर आपने सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी का अप्लाई बनाना है स्कोप तो आप कहेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर आपने क्वालिटी का करना है तो आप सिर्फ क्वालिटी करना। तो अब ये कहता है मैनुअल अप्लाई टू ऑल ऑपरेशन, प्रोसेस, प्रोजेक्ट्स विद इन कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इंक्लूडिंग ऑल वर्क एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय एम्प्लाई, कंट्रैक्टर, स्टेक होल्डर्स अंडर द कंपनीज कंट्रोल। The manual outlined the KCCL quality, OSH and environmental system of use with the कमिटमेंट दैट KCCL हैज अब बाकी उसने, अब देखिए उसने इसका स्कोप बता दिया, उसने बता दिया कि ये मैनुअल किस किस चीज पे अप्लाई होगा। स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि जब भी आप अपना स्कोप डिफाइन करें या मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करें तो आप उसमें अपना स्कोप बताएं। सेकंड है नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या है, यानी इस डॉक्यूमेंट में आप जो भी चीज रेफर करेंगे, अपना मैनेजमेंट सिस्टम, आप एक SOP बना रहे हैं, आप एक वर्क इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, आप एक अपनी HSC प्लान अपनी वर्क प्लेस पे बना रहे हैं प्रोजेक्ट पे, तो आप उसमें जो भी चीजें लिख रहे हैं उसके रेफरेंस जरूर होने चाहिए। और अब ये डॉक्यूमेंट जो है 45,001 ये भी कह रहा है कि भाई मैंने इसमें जो कुछ डिफाइन किया है इसमें हर एक चीज के मैंने रेफरेंस भी दे दिए हैं, मैंने बता दिया है। अच्छा, जब आप अपना मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करेंगे तो उसमें आप जो भी चीज लिखें, तो आपके अगर आप कहते हैं कि जी इसकी एक काम करने से पहले परमिट टू वर्क सिस्टम को कंप्लाई करना चाहिए, अब ये एक जबानी कलामी बात है। अब आपको चाहिए कि आप उसी लाइन के आगे ब्रैकेट में अपनी जो आपने परमिट टू वर्क की SOP बनाई है उसका रेफरेंस नंबर डाल दें कि भाई जी परमिट टू वर्क सिस्टम की कंप्लायंस को इंश्योर करना है, ये उसका रेफरेंस नंबर है।
फिर जो बंदा होगा जो आपके वर्क प्लेस पे नया आएगा, वो जाके एसओपी खोलेगा और आपके परमिट टू वर्क सिस्टम को समझने की कोशिश करेगा। तो आपने जो कुछ भी अपने मैनेजमेंट सिस्टम में देना है, तो आपने कोशिश करनी है कि हर चीज का रेफरेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब थर्ड पार्टी ऑडिटर्स आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने, आपको सर्टिफिकेशन देने, तो वो आपको कहते हैं भाई आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग्स करेंगे, हम मीटिंग्स करेंगे, तो आपने मीटिंग्स के लिए कौन सा फोरम सिलेक्ट किया है? मुझे कोई अटेंडेंस शीट दिखाएं, उस अटेंडेंस शीट का रेफरेंस नंबर दिखाएं, उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट की। तो होप सो आपको नॉर्मेटिव रेफरेंस तक चीजें समझ आई होंगी। इसके आगे टर्म्स एंड डेफिनेशन है। यानी कि आप स्टैंडर्ड में जो भी बात करते हैं, स्टैंडर्ड में जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, तो उस स्टैंडर्ड में उन्होंने अपनी टर्म्स एंड डेफिनेशंस बताई हैं। यानी कि उन्होंने बताया है कि अगर हम कहें मैनेजमेंट सिस्टम तो उसका मतलब ये होगा, अगर हम कहें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तो उसका मतलब ये होगा, अगर हम टॉप मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड में 45,001 में जिक्र कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा। इन्होंने तो बात की है अपने स्टैंडर्ड की। अब मैं दोबारा आपसे शेयर करता हूं अपना मैनुअल। अब अगर मैं मैनुअल में स्कोप के बाद जाता हूं तो देखें, मैंने एब्रीवेशंस दी हैं, फिर मैंने डेफिनेशंस दे दी हैं अपने अपने के जी क्वेरी का मतलब ये होगा, क्रशिंग का मतलब ये होगा, ग्राइंडिंग का मतलब ये होगा, पायरो प्रोसेसिंग का मतलब ये होगा, फाइनल प्रोडक्ट का मतलब ये होगा, एब्रीवेशंस ये मैं यूज करूंगा। अब देखें, मैं उस मैनेजमेंट सिस्टम जो एक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसको फॉलो करके ना अपना मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करता जा रहा हूँ क्वाड सिमट का। होप सो आपको समझ आ रही होगी। यस सर। तो अब स्टैंडर्ड क्या डेफिनेशंस करता है मैनेजमेंट सिस्टम की? वो कहता है जी, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए होते हैं, उनके लिए सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि जिसको हम मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। अब ये स्टैंडर्ड में जब बार बार ये लफ्ज यूज हो गए ना, मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कलेक्टिवली ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं। जब ओश मैनेजमेंट सिस्टम की बात होगी तो बड़ा आसान सी बात है, वही ऑब्जेक्टिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जब हो जाएंगे, उनको अचीव करने के लिए जब सब मिलके सेट ऑफ एलिमेंट्स काम कर रहे हैं, तो वो ओश मैनेजमेंट सिस्टम है। वो कहता है द पर्पस ऑफ ओश मैनेजमेंट सिस्टम इज टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर मैनेजिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो एक फ्रेमवर्क है जो कि आपके रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को मैनेज कर रहा है। टॉप मैनेजमेंट कौन सी है? अगर स्टैंडर्ड में बार बार टॉप मैनेजमेंट आए तो आपको पता हो, पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरी वर्क प्लेस पे जनरल मैनेजर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, डायरेक्ट कर रहा होता है, उसको उसको सीईओ डायरेक्ट कर रहा होता है, तो यानी ये टॉप मैनेजमेंट है। इंटरेस्टेड पार्टीज का मैंने पहले भी जिक्र किया। इंटरेस्टेड पार्टीज, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन अफेक्ट बी अफेक्टेड बाय और perceive itself टू बी अफेक्टेड बाय ए डिसीजन और एक्टिविटी। अब टॉप मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेती है, उससे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो जाए या कोई आदमी अफेक्ट हो जाए, या वो कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिसीव कर ले कि वो इससे अफेक्ट हो जाएगी, वो इदराक करे कि यार मैं इससे अफेक्ट हो जाऊंगी, तो वो सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं आपकी। जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके काम से, आपकी वर्क प्लेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग रिलेटेड हैं, वो सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं आपकी। वर्कर क्या है? अ पर्सन परफॉर्मिंग ए वर्क और वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में जो लोग काम कर रहे होते हैं वो वर्कर कहलाते हैं। अब जब स्टैंडर्ड में बार बार वर्कर यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए वर्कर ये है। अब इस स्टैंडर्ड में इंटरेस्टेड पार्टीज का जिक्र होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब ये है। वर्क प्लेस क्या है? प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ पर्सन नीड टू बी और टू गो फॉर वर्क पर्पज। वो वाली जगह जहाँ पे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है और जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं। भाई बात मत करो ना यार, आप लोग डिस्टर्ब क्रिएट कर रही है। सफीउल्लाह यार, काइंडली अगर आप इसको साइलेंट कर दें। मैं इसको सफीउल्लाह म्यूट आप पे रखे अपना हुए माइक साइलेंट कर दें यार। तो ये इसका थर्ड क्ला है जो कि टर्म एंड डेफिनेशंस के हवाले से है। देन
सेवंथ नंबर पे डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्टर की। कॉन्ट्रैक्टर क्या है? स्टैंडर्ड कहता है कॉन्ट्रैक्टर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो उसने एग्री किया है कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस पे, वो आपका कॉन्ट्रैक्टर है। लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है लीगल रिक्वायरमेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंप्लाई विद, और अदर रिक्वायरमेंट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू और चूज टू कंप्लाई विद। लीगल रिक्वायरमेंट वो होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करना ही करना है, और अदर रिक्वायरमेंट वो होती है कि ऑर्गेनाइजेशन उनको चूज करती है कि आइदर मुझे उनको कंप्लाई करना है कि नहीं करना है, मुझे उनको फॉलो करना है कि नहीं करना है। मैनेजमेंट सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा, सेट ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरएक्टिंग एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आपका हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ये सारे मिलके पॉलिसीज भी इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइज ये आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ताकि आप कलेक्टिवली ये सारे मिलके आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। तो ये जब सारे मिलते हैं तो दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? वो कहता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू अचीव द ओश पॉलिसी। हर कंपनी में ओश की एक पॉलिसी होती है, सेफ्टी पॉलिसी होती है। अब उस सेफ्टी पॉलिसी को अचीव करने के लिए जो मैनेजमेंट सिस्टम हम डिवेलप करते हैं, जिस तरह मैं आपको अपना मैनुअल दिखा रहा हूं, तो ये मेरी पॉलिसी को अचीव करने के लिए मैंने ड्राफ्ट किया है कि यार मैं एक सिस्टम डिवेलप करूं कि जिससे मैं अपनी पॉलिसी, तो दो लाइनें हैं मेरे ऑनर की तरफ से, नदीम शेख की तरफ से, कि ये दो चार चीजें हैं भाई, इनको आपने सेफ्टी को ऐसे कंप्लाई करना है, लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, रिस्क रिड्यूस करने हैं, हैजर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। तो जाहिर बात है मुझे हैजर्ड को किसी प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करना है, मुझे रिस्क को रिड्यूस करना है, किसी प्रोसेस के थ्रू रिड्यूस करना है। तो ये एक जो हमारा मेन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंडर, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी काम कर रहा होता है। तो इससे हम अपने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव करते हैं। पॉलिसी क्या है? स्टैंडर्ड कहता है जी, intentions and directions of organization as formally expressed by its top management। पीछे हमने टॉप मैनेजमेंट पढ़ा कि जो डायरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका बैटरी निकाल रहा है। तो उसका एक कंप्लीट कंट्रोल होता है। जब कंप्लीट कंट्रोल होता है किसी का, तो वो फॉर्मली एक्सप्रेस करता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मेरी क्या इंटेंशन है सेफ्टी के हवाले से, मैं सेफ्टी को कहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो वो सेफ्टी को कहाँ पे लेके जाएगा, तो वो बेसिकली उस स्टेटमेंट को पॉलिसी कहते हैं। हैजर्ड क्या है? सोर्स विद द पोटेंशियल टू कॉज इंजरी और इल हेल्थ। आप सबको पता होगा, अगर हम सेफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो वो सारी चीजें जो इंजरी क्रिएट करती हैं या इल हेल्थ क्रिएट करती हैं वो सारे आपके हैजर्ड हैं, सेफ्टी की बात करें। अब अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करते हैं वो आपके हैजर्ड हैं। वो सारी चीजें जो आपकी क्वालिटी को डिस्टर्ब करती हैं, तो क्वालिटी कहता है जी वो हैजर्ड है। रिस्क क्या है? अफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या होता है? यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो कि नाकाबिले यकीन है, जिसको हम चाह नहीं रहे थे और वो हो गई है, अकर हो गई है, अनवांटेड इवेंट जिसको हम कहते हैं, उसका अफेक्ट वो रिस्क है। उससे क्या आउटकम निकल सकता है वो रिस्क है। अब ये डेफिनेशन बेसिकली स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, आप समझ रहे होंगे यार हाँ, हमने तो पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी इंटू सेवेरिटी रिस्क है, अपना बना। लेकिन अब 45,001 रिस्क की ये डेफिनेशन करता है कि अफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। जहां पे भी मैं रिस्क का वर्ड यूज करूंगा आपको पता चल जाना चाहिए कि अफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी है। चूंकि स्टैंडर्ड जेनेरिक बात करता है, वो प्रोबेबिलिटी इनटू सेवेरिटी स्पेसिफिक हो जाता है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हमारे मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर काम कर रहा होता है। अब हम मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, तो अब हम जेनेरिक बातें करेंगे, अब हम स्पेसिफिकली सेफ्टी की सिर्फ बातें नहीं करेंगे। अगर आपका मैनेजर वर्क प्लेस पे मौजूद है, तो आपने नोट किया होगा कि आप जाके डायरेक्ट बोलते हैं वो फलां वर्कर ये काम कर रहा था सर, आपका बंदा गिरने वाला था, उसने फुल बॉडी हार्नेस रफीक ने नहीं पहनी हुई थी। लेकिन आपका मैनेजर कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। मैनेजेरियल लेवल की एक तकाजा है, वो कहेगा जी वर्क प्लेस पे ऐसे बहुत से इश्यूज अराइज हो रहे हैं कि लोग फुल बॉडी हार्नेसेस नहीं पहन रहे हैं। वो जेनेरिक बात करेगा। तो स्टैंडर्ड जब बात करता है तो बड़ी जेनेरिक बात करता है।
सर इधर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आप नीचे पार्टिसिपेंट पे क्लिक करिए जहाँ काइंडली अपने जिनकी माइक माइक कर म्यूट दें है जी। ना, वो अपने अनम्यूट नहीं माइक है, म्यूट वहां से कर आप दें। म्यूट करो। ये सारे इधर आके डिस्टरबेंस ये क्रिएट करते मोहम्मद हैं। इस्माइल, काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें यार। सर काइंडली से पिछली स्लाइड शो कीजिएगा। जी इससे पहले वाली एक स्लाइड शो कीजिएगा, उसमें मुझे। जी, ये टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं सारी स्टैंडर्ड की। टर्म्स क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ये उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है जी ठीक है वो सर, कहता थैंक है यू कि सर। एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और आपके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसने तय की हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ। कॉन्ट्रैक्टर है वो आपके सारे। लीगल रिक्वायरमेंट वो है जिसको आपको हर हाल में कंप्लाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी फैक्ट्री एक्ट 1934 को कंप्लाई करना हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है। वो कहते हैं आप अपनी वर्क प्लेस पे अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ चेकअप करें। अब वो करना ही करना है, हमने करना ही करना है। और अदर रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि वो कंपनी की मर्जी है कि वो फॉलो करे कि ना करे। डेंगू का स्प्रे करवाना है वो नहीं कहता है फैक्ट्री एक्ट, अब ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है वो करे कि ना करे। रिक्वायरमेंट जरूर है, डेंगू के दिन है तो हम करेंगे क्योंकि एक हेल्थ हैजर्ड है। मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ये इंटर रिलेटेड और इंटरएक्टिंग एलिमेंट्स हैं। ये शुरू में हमने मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा आपको मैंने बताया भी है कि मैनेजमेंट सिस्टम वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरएक्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईपी इंटीग्रेटेड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया, आपका सिविल डिपार्टमेंट हो गया, सेफ्टी। ये सारे एलिमेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो कि कलेक्टिवली ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं और पॉलिसीज भी स्टैब्लिश करते हैं ये सब मिलके। अच्छा, अब कंपिटेंसी की अगर मैं बात करूं, रिस्क तक हम आ गए थे। कंपिटेंसी की अगर मैं बात करूं तो एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स टू अचीव इंटेंडेड रिजल्ट्स। हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स अचीव करने हैं, उसके लिए जो एबिलिटी होती है कि हम देखें, हम सब पढ़े लिखे होते हैं, हम सब अच्छा नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग होते हैं उनमें लीडिंग एबिलिटी होती है, कुछ कुछ लोग होते हैं उनमें टीचिंग ट्रेनर की एबिलिटी होती है, कुछ कुछ लोगों की बातें लोगों को जल्दी समझ आ जाती हैं। तो वो बेसिकली आपका जो नॉलेज और स्किल्स आपने हासिल की हैं उसको अप्लाई कैसे करना है ताकि इंटेंडेड रिजल्ट आप अचीव कर लें, दैट्स कॉल्ड कंपिटेंसी। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कर रही है और उसको कंट्रोल भी कर रही है, याद रखें। कंट्रोल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा भी उठ के आपके मैनुअल को चेंज कर दे। आपका मैनुअल जब भी चेंज होगा तो आपका एक कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट का पूरा प्रोसीजर बना होगा, आपने उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करते हुए आपने अपने सिस्टम में कोई भी चेंजेस लानी है, तो दैट्स कॉल्ड कंट्रोल्ड। आपके पास इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, आपके पास अगर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है तो उस इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के ऊपर एक रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होगा। वो रेफरेंस नंबर बताएगा भाई आप किस प्रोसीजर के तहत ये इंस्पेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स मीन ये कंट्रोल डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। ऑडिट क्या है? ऑडिट बेसिकली एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled। देखिए, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, सिंपल इज दैट, जिसमें हम जाते हैं फील्ड में भी और अपने ऑफिसेज में भी। वहां से हम डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कलेक्ट करते हैं कि आया कि ये जो 45,001 मैनेजमेंट सिस्टम है, आया कि ये उसकी कंप्लायंस को इंश्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर तो फुलफिल कर रहे हैं ब्रदर, उसको बोलेंगे कन्फर्मिटी, फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। और अगर इसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं उस रिक्वायरमेंट को, तो हम कहेंगे नॉन कन्फर्मिटी। ऑडिटर आता है वो कहता है जी इसने एनसी दे दी है, नॉन कन्फर्मिटी दे दी, नॉन कन्फर्मस रिकॉर्ड उसने दे दिया है कि भाई ये इस रिक्वायरमेंट को स्टैंडर्ड कह रहा है कि आपका स्कोप जो है उसको आपकी बाउंड्रीज एप्लीकेबिलिटी डिफाइन करनी चाहिए, जबकि आपका स्कोप तो बड़ा नॉर्मल सा लिखा हुआ है। इसमें तो आपकी एक्टिविटीज मेंशन ही नहीं है, इसमें तो आपके वर्कर्स का कोई मेंशन ही नहीं है, इसमें तो आपका एरिया मेंशन ही नहीं है,
इसमें तो कोई आपने तो ये आपको आपकी एनसी है, आपने इसको ठीक करना है, तब मैं आपको सर्टिफाई करूंगा। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस है एक्सटेंड टू विच प्लान्ड एक्टिविटीज आर रियलाइज्ड एंड प्लान्ड रिजल्ट अचीव्ड। वो वाला एक्सटेंट कि आपने जो चीजें जिस तरह प्लान की थी वो आपने वो रिजल्ट अगर अचीव कर लिए हैं तो दैट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस। यानी मैंने कहा 0 एक्सीडेंट होगा वर्क प्लेस पे, और वाकई पूरा साल कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये मेरे सिस्टम की इफेक्टिवनेस को शो कर रहा है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन और स्टेटस ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट और कंडीशंस। देखें, ये मेजरेबल रिप्रेजेंटेशन होती है। इंडिकेटर्स वो नहीं होते कि जी मैं कहूं बड़ा पॉजिटिव कल्चर जा रहा है, पॉजिटिव इंडिकेटर है, तो उस पॉजिटिव कल्चर को मैं कैसे मेजर करूंगा? कल्चर को तो मैं मेजर करूंगा, फिर मुझे कोई कहे भाई ये तो आपका इंडिकेटर तो आपने बताया है कि कोहाट सीमेंट में सेफ्टी का बड़ा पॉजिटिव कल्चर है, लेकिन मेरा भाई मुझे कैसे कंफर्म होगा कि ये वहां पे वाकई पॉजिटिव कल्चर है? तो मैं बताऊंगा भाई, हम नंबर ऑफ 6 to 7 प्लान ट्रेनिंग्स, 4 अनप्लान ट्रेनिंग्स हम कंडक्ट करते हैं अपनी वर्क प्लेस पे। हमारा टोटल इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट 0.3 जा रहा है। लास्ट 5 मंथ से हमारा कोई एलटीआई अकर नहीं हुई। ठीक है, हमारा कोई प्रॉपर्टी डैमेज 0 है। तो अब मैं मेजर करवा रहा हूँ उसको अपने इंडिकेटर्स, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मेरा कल्चर पॉजिटिव है। तो दैट्स कॉल्ड इंडिकेटर। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये स्टैंडर्ड के पहले 3 क्लास थे जो हमने पढ़े, जिसमें आपका सबसे पहले हमने देखा कि जो पहला आपका क्लास था उसमें हमने देखा कि आपका स्कोप होना चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम का, और स्टैंडर्ड का अपना स्कोप डिफाइन है। नॉर्मेटिव नहीं रेफरेंस खुआना जो तू कार्ड ले आ जाका। एक दिन की क्लास जो चीजें भी तो पढ़ पढ़ हम मैं स्टैंडर्ड में बात करेंगे उसका नॉर्मेटिव रेफरेंस देंगे, और देन फिर इसकी टर्म एंड डेफिनेशन, यानी इस स्टैंडर्ड में जो भी बातें की जाएंगी, जो भी चीजें डिस्कस की जाएंगी, स्टैंडर्ड ने उनकी डेफिनेशंस आपको बता दी हैं कि अगर मैं ऑडिट कहूँ तो उसका मतलब ये होगा, कंफर्मिटी कहूँ तो उसका मतलब ये तू होगा, खाया नॉन ना? कंफर्मिटी कहूँ तो नहीं उसका नहीं, तू मतलब ये खाया। होगा। मेरे पास से पैक लाए, कुछ भी लाए। तो ये फर्स्ट 3 क्लास थे हमारे स्टैंडर्ड के। सही है ब्रदर अपने माइक म्यूट सही कर है दें यार प्लीज। एचएससी प्लीज माइक म्यूट करें। चल मैं खाना। यार आवाज तो छोड़ो, ये फालतू में जो माइक जो आपने आप लोगों ने हाथ रखे हैं इनको ऑफ करो। चैनल पे बात कह रहा है बहुत चिल्ला मेरा रहे तो हैं। जी पे होकर खाई था, वैसे अच्छी चीज है। अस्सलाम तो जी पे वालेकुम होकर सर, ये खाई था ना, जो फर्स्ट लेकिन वाला अच्छी चीज है। क्लासेस है फ्रॉम वन, वो ज़रा आप फ्लैश बैक करें। वाला जब तक दे देना तो आया कोई सर नहीं नहीं, प्लीज इस उसका नहीं बंदे है। को रिमूव कर दे सर, ये ये सर एचएससी को टेस्ट प्लीज वास्ता है। रिमूव कर दे। जी नहीं नहीं नहीं, मैं खाना। सर इसको किक आउट कर दे तो सारा मसला हल हो जाएगा। अभी लेने आना मैं लेके आया हाँ, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ HSC leave the खराब हो गए। classroom. अभी तो कल खराब हो गए। सुनिए सर किक आउट कर दे उसको। जी आप सुन रहे हैं जी? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल टू अस। जी 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 सर सुन। जी, तो इसका जो फर्स्ट क्लास है जी वो स्कोप था, यानी हमने स्कोप के हवाले से डिफाइन किया। जब भी हम अपना स्कोप डिफाइन करेंगे तो हम जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, यानी अगर मैं अपना हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप डिफाइन करूंगा तो मैं कहूंगा कि मेरे प्लांट पे जितना भी प्रोसेस है क्वेरी से लेके पैकिंग प्लांट तक, ये मेरा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम उस पर अप्लाई है। प्लस मेरे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं, आईजेड काम कर रहा है, पीर एंड को काम कर रहा है, खालिद खान कंट्रैक्टर काम कर रहा है, या इस तरह नंबर ऑफ कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं, ये सब पे अप्लाई है।
ये तमाम वर्कर्स जो मेरे पास काम कर रहे हैं, क्वाड सीमेंट के हो गए, कंट्रैक्टर के हो गए, थर्ड पार्टी कंट्रैक्टर के हो गए, या वो सारे विजिटर जो काम के सिलसिले में वर्क प्लेस पे आ रहे हैं, ये मेरा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम उस पर भी अप्लाई होगा। तो मुझे अब बड़ा क्लियर स्टैंडर्ड कहता है कि मुझे अपना बड़ा क्लियर स्कोप डिफाइन करना है। देन मुझे इसमें इस स्टैंडर्ड में अपने मैनेजमेंट सिस्टम में जो बात भी करनी है रेफरेंस के साथ करनी है। फिर स्टैंडर्ड में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उन सारी डेफिनेशंस को स्टैंडर्ड ने डिफाइन किया है। तो ये इसके पहले 3 क्लास थे, ये बड़े जेनेरिक सी चीज़ें हैं। आप जब स्टैंडर्ड को गो थ्रू करेंगे तो आपको बड़ा क्लियरली चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब हम चौथे, टोटल इसके 10 क्लास हैं, तो चौथे क्लास की अगर हम बात करें तो वो उसको कहते हैं कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपने पीडीसीए साइकिल अपने माइंड में जरूर रखनी है इस पूरी प्रेजेंटेशन में, यानी पीडी, ये जितना स्टैंडर्ड होगा ये जितना स्टैंडर्ड होगा ये पीडीसीए साइकिल के अंदर ही घूम रहा होगा। तो इसका जो चौथा क्ला है वो कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हम बात करते हैं लीडरशिप की, कि हमारी जो लीडरशिप है, जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके क्या रोल्स हैं। स्टैंडर्ड कहता है कि एक लीडरशिप को क्या क्या करना है अपने वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, ये क्लास सब में सेम है तीनों स्टैंडर्ड्स में। आप ईएमएस भी उठाएंगे यही होंगे, क्यूएमएस भी उठाएंगे उसमें भी यही होंगे, 45001 भी उठाएंगे उसमें भी यही होंगे। फिर इसका छठा क्ला है प्लानिंग, यानी आपने प्लान कैसे करना है चीज़ों को। फिर सपोर्ट है, यानी आपने सपोर्ट, सपोर्ट से मुराद ये कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या क्या सपोर्ट रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज कौन कौन से चाहिए। देन इसका क्ला है आठवां ऑपरेशन, यानी अब आपने सपोर्ट तक तो अपने चीज़ों को प्लानिंग फेज में पीडीसीएस साइकिल की पी में रखा। देन अब आप ऑपरेशन में आ गए हैं यानी अब आप प्रैक्टिकली उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप परफॉर्मेंस एवेल्युएशन पे आ गए हैं, यानी जो कुछ आपने इम्प्लीमेंट किया आप उसको एवेल्युएट भी कर रहे हैं। और देन फिर इम्प्रूवमेंट की जब आप बात करते हैं तो देखें, सिस्टम एक जगह पे स्टेगनेट नहीं हमने रखना होता, हमने इसको कंटिन्यूली इम्प्रूव करना होता है। कंटिन्यूली अब स्टैंडर्ड खुद अपने आप को कंटिन्यूली इम्प्रूव कर रहा होता है। पहला वर्जन 2015 आया, फिर 2018 आया, और अभी हम न्यू वर्जन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि अनकरीब आने वाला है। तो ये इसके टोटल 10 क्लास हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर हम पीडीसीए साइकिल की प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग का जो क्लास है प्लान का, उसमें कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग और सपोर्ट, ये चारों चीजें उस अम्ब्रेला प्लान के अम्ब्रेला नीचे आती हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके सब क्लास भी डिफाइन किए हैं, जिनको हम वन बाय वन आगे स्टडी भी करेंगे, देखेंगे भी। अच्छा ब्रदर यार, माइक प्लीज म्यूट कर दें यार। यार प्लीज काइंडली, आप लोग क्यों बार बार इंटरप्शन बनाते हो?